हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि हमें लास्ट क्लास में स्टार्ट करना था, दैट इज़ दी कॉमन नेम्स। और मैं आज ये लेक्चर कंप्लीट करूंगा जब हमारा कॉमन नेम टॉपिक एंड हो जाएगा तो ही, यानी आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है दैट इज़ कॉमन नेम्स। लेकिन उससे पहले कल मैंने आपकी कल वाली क्लास में, यानी जो बैक क्लास था हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें मैंने आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज़ रेडिकल। उसका एक छोटा सा कंटेंट जो है वो रह गया है, उसको फटाफट डिस्कस करते हैं। मैक्स टू मैक्स मुझे 5 मिनट लगना है उस रेडिकल को डिस्कस करने में और उसके बाद में हम सीधा चले जाएंगे कॉमन नेम्स पे। अब बात ये है ना कि रेडिकल पे मैं इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रेडिकल डिपेंडेंट और रेडिकल इंडिपेंडेंट आर दो टाइप ऑफ, यानी 2 टाइप्स ऑफ कॉमन नेम्स। तो रेडिकल पता होगा तो ही हम फिर यहाँ पे कॉमन नेम्स पढ़ पाएंगे। ठीक है, आते हैं देखते हैं टॉपिक पे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था रेडिकल के बारे में। ठीक है, तो मैंने बोला था रेडिकल कब फॉर्म होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। करेक्ट बात। तो मैंने बोला था जो रेडिकल होता है वो मोनोवैलेंट भी होता है, ठीक है, और बाईवैलेंट भी होता है। बोला था ना लास्ट क्लास में। अगर आप एक हाइड्रोजन निकालते हो दैट इज अ मोनोवैलेंट रेडिकल, और अगर आप 2 हाइड्रोजन निकालते हो दैट इज अ डाईवैलेंट रेडिकल। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, या फिर मैं एल्केन पे ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो हमारा बनता है एल्काइल। एकदम सिंपल था, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। ठीक है, और अगर आप एल्काइल में से अगेन एक हाइड्रोजन निकालते हो, ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। उसका नाम हो सकता है एल्काइलिन, ठीक है, या फिर एल्काइलिडीन। ये मैंने आपको बताया था, इसमें एग्जांपल आपको दिया था मैंने इथाइलिन का, ठीक है, और मैंने बोला था इथाइलिडीन का। आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो समझ में आया होगा। तो जस्ट ये एक रिकॉल के लिए मैंने बताया। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एल्केन से एल्काइल बनाया, तो वैसे ही बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम बेंजीन से, यानी बेंजीन पे अगर आप ध्यान दोगे तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो बच्चा क्या सोचता है, सर बेंजीन में जो हाइड्रोजन है, यहाँ हर कार्बन के ऊपर में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। दिस इज़ बेंजीन। ठीक है, बड़ा प्यारा सा मॉलिक्यूल है, बनाने में देखो बड़ा मज़ा आता है। तो ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है, तो जैसे हम कहते हैं ना, एक मिनट, जैसे हम कहते हैं ना एल्केन से निकाला तो एल्काइल, तो ऐसे बेंजीन से बेंजाइल, दिमाग में यही आता है कि अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। लेकिन नहीं, बेंजीन से जब एक आप हाइड्रोजन मतलब रिमूव करते हो और आप रेडिकल बनाते हो तो बेंजीन से बेंजाइल नहीं, बेंजीन से बनता है फिनाइल। ये बात ध्यान रखना है, बेंजीन से बनेगा फिनाइल। अब फिनाइल कैसा दिखने वाला है, बस एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो, मतलब 5 जगह पे हाइड्रोजन जैसे था वैसे रहने वाला है। ठीक है, और एक जगह से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। ठीक है, तो फिनाइल का देखो, बेंजीन है C6H6, तो फिनाइल क्या बनेगा, C6H5। तो दिस इज़ अ फिनाइल मॉलिक्यूल। फिनाइल भी एज एन रेडिकल यूज़ किया जाता है कई बार। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में भी। सर तो हम लोगों ने तो, अगर जो बच्चे कहीं से पढ़ चुके हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो उन्होंने ये भी सुना होगा बेंजाइल तो होता है। तो बेंजाइल किससे बनता है, एक ना कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर में, हम CH3 लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉलवीन या फिर टॉलीन। ठीक है, अगर हम टॉलीन से हाइड्रोजन हटाते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं, तो बनता है बेंजाइल। ध्यान देंगे इधर, बात समझा। बेंजीन से क्या बना है अपने को, फिनाइल। ये बात ध्यान रखना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर टॉलीन से हटाएंगे तो कैसे बनेगा रेडिकल। ये 2 बड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स बड़े फेमस हैं जिनके रेडिकल्स अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, टॉलीन मैंने किसको बोला, टॉलीन मीन्स हो गया बेंजीन के ऊपर में एक CH3, और हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता है हर जगह, हर कॉर्नर पे अपना हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे मैंने दिखा दिया ना ताकि मुझे रिमूव करना था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हर जगह मैंने जस्ट दिखाया नहीं है। तो देखो, अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूँ, लेकिन बात है हाइड्रोजन रिमूव कहाँ से करना है। अगर आप बेंजीन रिंग से ही हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो फिर तो फिनाइल जैसा बिहेव करेगा, मतलब फिनाइल जैसा बनेगा। फिनाइल नहीं बोलेंगे, मतलब फिनाइल टाइप हो गया, मतलब रिंग से ही आप हटा रहे हो। लेकिन हम रिंग से नहीं, इस एक्स्ट्रा जो मिथाइल यदि CH3 ग्रुप है ना, वहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसा, CH2 एक बॉन्ड खाली हो गया, क्यों, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो ये था टॉलीन, TOLUENE। ध्यान रखना है, टॉलीन। इसको टॉलविन भी कई बार कहते हैं। ठीक है, टॉलीन। तो टॉलीन से जब हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता है बेंजाइल।
तो बच्चा क्या कंफ्यूज करता है कि सर बेंजीन से बेंजाइल बनता है, नहीं, बेंजीन से फिनाइल बनता है रेडिकल, टॉलिन से बेंजाइल बनता है। बेंजाइल से अगर एक और हाइड्रोजन आप रिमूव कर दोगे, यानी एक और हाइड्रोजन यहां से गायब हो गया, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, CH, एक बॉन्ड और खाली, एक मतलब दो बॉन्ड्स खाली हो गए, तो बेंजाइल से बन जाएगा ये बेंजो, सॉरी बेंजल, नॉट बेंजो, बेंजाइल से क्या बना, बेंजल। क्लियर? ये सर रेडिकल्स हैं, मतलब ये मोनोवैलेंट रेडिकल हो गया, ये बाईवैलेंट हो गया। अब एक और हाइड्रोजन हटा दो, यानी तीनों के तीनों हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे कार्बन से। अब देखो तीनों हाइड्रोजन गायब कर दिया मैंने, तो ये था बेंजाइल, ये था बेंजल, और ये हो गया बेंजो। तो तीन रेडिकल्स हैं किसके, टॉलिन के, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। अगर बेंजीन के ऊपर में कार्बन जो लगा है उस पर 2 हाइड्रोजन दिखता है तो वो कहलाता है बेंजाइल, 1 हाइड्रोजन दिखता है बेंजल, और एक भी हाइड्रोजन नहीं होता उस कार्बन पे, दैट इज कॉल्ड बेंजो। ये तीनों के तीनों क्या है, रेडिकल हैं। आपको ध्यान रखना होगा, बेंजीन से फिनाइल, टॉलिन से बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, ये इनके रेडिकल्स हैं। तो ये जो रेडिकल टॉपिक मुझे डिस्कस करना था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट हो गया है। देखिए एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने आपको बोलते हैं ना कि अभी आपको जस्ट ये सिखाया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, कार्बन कितने टाइप का होता है, क्यों कार्बन को लेके एक अलग ब्रांच बनाया गया, अभी आपने कुछ भी डेप्थ में नहीं पढ़ा। अब हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक के साइड पे जा रहे हैं, यानी हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के क्लास का, दैट इज आर कॉमन नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि नॉमेनक्लेचर 3 तरीके का है, कॉमन नॉमेनक्लेचर, डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हमारा जो आज का टारगेट है दैट इज़ कॉमन नॉमेनक्लेचर, सो उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का कॉमन नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ध्यान देंगे, कॉमन नॉमेनक्लेचर जो है ना, वो एक लोकलाइज्ड नॉमेनक्लेचर है, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह इसको माना जाता है। ठीक है, हम इंडिया में कह रहे हो सकता है कहीं बाहर पे इस कंपाउंड को कुछ अलग बोल दिया जाए। मतलब कहते हैं ना कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जैसे आपका घर का कुछ अलग नाम है, घर के आसपास वाले लोग आपको कुछ अलग नाम से बोलते हैं, आप ऑफिशियली किसी और नाम से जाने जाते हो। तो जो कॉमन नेम मीन्स जो लोकलाइज्ड नाम हो गया। इंटरनेशनली यानी कहने का मतलब है कि आपको हर जगह किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एक कैसे तो ऑफिशियल नेम। तो ऑफिशियल नेम जो है वो IUPAC देता है। ठीक है, सो अभी जो हम कॉमन नेम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें ध्यान देंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर जो है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इवन स्टार्ट हम लोगों ने कर लिया था। जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली कॉमन नेम को देने का तरीका क्या है, सोर्स पे, किस सोर्स से ऑब्टेन किया गया है, या फिर इसका डिस्कवरर कौन है, उस बेसिस पे तो एक करते ही हैं। मतलब एक चीज़ इसको कंसिडर किया जाता है व्हाइल गिविंग अ कॉमन नेम। लेकिन एक छोटा सा सेट ऑफ रूल भी है कॉमन नेम्स के लिए। क्या है, देखो कॉमन नेम्स को हम 2 कैटेगरी में करते हैं। पहले कहते हैं हम रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम, रेडिकल डिपेंडेंट, ठीक है, और एक होता है रेडिकल इंडिपेंडेंट, रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम। तो रेडिकल डिपेंडेंट में हम रेडिकल का देखना हम लोग यूज़ करेंगे, रेडिकल मतलब मिथाइल, इथाइल, इस तरीके का, क्लियर। और रेडिकल इंडिपेंडेंट में हम रेडिकल का यूज़ नहीं करने वाले, मिथाइल, इथाइल वगैरह इस तरीके का कुछ भी नॉमेनक्लेचर नहीं होना है, क्लियर। अब ध्यान दो, तो जब भी हम कॉमन नेम करेंगे तो हम या तो इसको फॉलो कर रहे होंगे या तो इसको, दोनों मिक्स करके कभी नहीं। तो मैं आपके साथ में पहले रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स को डिस्कस करूँगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स में क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, रेडिकल बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, एल्काइल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप के साथ में हम जोड़ देते हैं सफिक्स। अब सफिक्स क्या है सर, देखो एल्काइल ग्रुप तो रेडिकल हो गया, मतलब रेडिकल पे डिपेंडेंट कॉमन नेम है, तो रेडिकल तो यानी एल्काइल तो लगाना ही पड़ेगा, और साथ साथ में हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स क्या होगा, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनके अकॉर्डिंग हम सफिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो सफिक्स एल्काइल तो समझ में आ गया, एल्काइल आप बोलोगे या तो जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ये सारे क्या हैं, इनके रेडिकल्स हो गए, क्लियर। सफिक्स क्या होता है, देखो अगर हम जब भी सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इट विल डिपेंड अपॉन दी फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH लगा है कहीं पे, किसी कार्बन चेन में OH लगा है, तो आप सफिक्स में यूज़ कर दोगे वर्ड एल्कोहल, क्लियर। उसी तरीके अगर मान लो कहीं पे CN लगा हुआ है, उसी तरीके से और लगा हो सकता है, COOH लगा हो सकता है। तो सभी के लिए अपना अपना सफिक्स है। मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट देखिए, ऐसे तो बहुत लिस्ट है,
मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख कर लाया, मैं नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करता हूँ आपके लिए कि चीज़ें हम क्लास में किस तरीके से डिस्कस करेंगे, कोई चीज़ आपके साथ छूटे नहीं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, मैं सारा सफिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको साथ साथ में नोट कर लो ताकि हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके बारे में कवर कर लें, ठीक है। मैं सफिक्स का नाम लिख रहा हूँ फटाफट। जैसे OH को अल्कोहल बोल दिया, ठीक है। CN को हम कहते हैं साइनाइड, ठीक है। COH को हम कहते हैं COH को, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। हम बोलेंगे जैसे मान लो कि CH3COOH है, ठीक है। तो हमें बोलना पड़ेगा मिथाइल, ठीक है। COH को देखते हैं लास्ट में, ठीक है। जैसे COH एज इन हम यूज़ कर सकते हैं, बात करेंगे उसके बारे में, बात करेंगे। पहले फटाफट जो नोट्स के अंदर में है वो जो मैंने लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं। NH2 इज़ अमाइन, ठीक है। अगर कहीं पे O इस तरीके से लगा हुआ है, O एक बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड, हम उसको बोलेंगे ईथर। S है तो उसमें हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं थायो। X लगा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे हैलाइड। हैलाइड मीन्स जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए NC लगा हुआ है, ठीक है, तो NC को हमें बोलना पड़ेगा आइसोसाइनाइड, क्लियर। और मान लीजिए CO लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। एंड लास्ट आपको एसिड वाला जो चीज़ था, मैंने बोला एसिड के लिए हमें बोलना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इनके सफिक्स है, मैंने वहाँ पे एसिड इसलिए हटा दिया क्योंकि एक मेरे लिस्ट में नहीं आ रहा था, ठीक है, वो लास्ट में था, इस पर हम लोगों ने किया, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि ये कुछ सफिक्स हो गए। अब एग्जांपल्स पे बात कर लो। जैसे मान लो कहीं पे अपने को लिखा हुआ है CH3OH, इसका नॉमेनक्लेचर करना है, कॉमन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हम रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम कर रहे हैं, तो पहले हम ध्यान देंगे रेडिकल पार्ट क्या है। रेडिकल एक कार्बन का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथेन से बना होगा, देखो CH4 मिथेन कहलाता है, उससे अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो क्या बनता है, CH3, दैट इज मिथाइल, करेक्ट बात। तो ये रहा मिथाइल ग्रुप। इसके लिए OH के लिए क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल। तो देखो एल्काइल ग्रुप हो गया मिथाइल और OH ग्रुप हो गया उसका अल्कोहल ग्रुप एज इन सफिक्स। तो हमें नेम बोलने के लिए, मतलब हमारा जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, एल्काइल प्लस सफिक्स बोल देना। यानी एल्काइल ग्रुप हो गया CH3, तो आप इसको क्या बोल दोगे, मिथाइल, और ये हो गया अल्कोहल, तो इसका जो कॉमन नेम हो गया दैट इज मिथाइल अल्कोहल, क्लियर बात। उस तरीके से मान लीजिए C2H5CN लिखा हुआ है, तो अगेन CN के लिए हमें पता लग चुका है हम क्या बोलने वाले हैं, साइनाइड। और C2H5 इज इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड, क्लियर। उसी तरीके से आप किसी के साथ बना सकते हो। चलो एक बाईवैलेंट वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ देख लेते हैं। जैसे मान लो C2H5OCH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप के लिए तो चलो ईथर हम क्या लेंगे, लेकिन यहाँ पे सर अल्काइल ग्रुप तो 2 है, तो 2 के लिए क्या करना है, जस्ट फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस वाले रेडिकल का नाम क्या होगा, इथाइल यानी ई से, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल दैट इज M से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन, E, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, आप पहले अल्काइल लिखो फिर सफिक्स लिख दो, तो 2 अल्काइल है तो पहले इथाइल फिर मिथाइल, और इसका सफिक्स क्या लगेगा, इथर, तो इथाइल मिथाइल इथर हो गया इसका नाम, क्लियर बात है। तो इस तरीके से आप चाहो तो फिर अब जैसे अब हैलाइड पे भी एक एग्जांपल देख ही लो आप। जैसे है अपने पास में CH3 CH2Cl, इसका नाम क्या बोले सर, तो अगेन ये देखो ना C2H5 भी तो है, ये 2 कार्बन का रेडिकल बनाया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, X को हैलाइड ना, तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये जो नॉमेनक्लेचर आप देख रहे हो ना, दैट इज रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स, क्लियर। तो ये बड़ा सिंपल है, और जो मैं आपको ये जो मैंने नोट्स लिखा है ना, ये जो मैं नोट्स आपके पास में लिख कर लेकर आया हूँ, ये मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो जो ऐसा लगता है कि सर आपने बोर्ड से मिटा दिया या फिर कुछ चीज़ें छूट गई, आपने बोला था सर आपने लिखा नहीं, तो प्रॉपर्ली यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी इसको मतलब देख के लिख सकते हो। ये जस्ट अब मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, मैं उसका लिंक जो है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, इवन मतलब आप नोट्स को देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, लिंक पे आपको मिल जाएगा।
चलिए, तो हम लोगों ने बात किया रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स के ऊपर में। अब अगर आपको किसी में भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको आंसर करूँगा। क्लियर? अब देखो, कई बार जब हम रेडिकल्स बनाते हैं ना, तो रेडिकल्स में कई बार आपको दिखेगा एन, आइसो, नियो, ठीक है, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो ये जितने वर्ड्स हैं ना, कभी भी IUPAC नेमिंग में नहीं यूज़ होते हैं। हमेशा ये जो वर्ड्स हैं ना, ये हमेशा कॉमन नेम्स के अंदर ही आएंगे, कॉमन नेम्स, ठीक है। सारा बात करूंगा आपके साथ में, तो ये बात ध्यान रखना, कहीं पे भी एन इथाइल लिखा हुआ है, एन प्रोपाइल लिखा हुआ है, आइसो प्रोपाइल लिखा हुआ है, आइसो ऑक्टेन लिखा हुआ है, सारे किसके अंदर में आएंगे? कॉमन नेम्स के अंदर में। ये बात आप ध्यान में रखोगे। क्लियर? तो चलो, ये था रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स। अब हम आते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स के ऊपर में। क्लियर? तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक था, और इसके ऊपर में जो मैंने यहाँ पे चीज़ें सफिक्स लिखी हैं, जस्ट लर्न इट। ओके, हम बात कर रहे हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स के ऊपर में। चलो, तो जब हम रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स के बारे में बात करते हैं, जस्ट एक सेकेंड, मुझे नोट्स भी निकाल लेने दीजिए। हाँ, जब हम रेडिकल इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं तो हमें वहाँ पे अगेन कुछ ना कुछ हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे जो नेमिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स लेंगे प्रीफिक्स, और उसके साथ में हम सफिक्स ऐड करेंगे। अभी सफिक्स मैं आपको फिर वापस से एक टेबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे लिखूँगा, आप उसको लिख लेना। अब प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं 5 कार्बन तक एटलीस्ट आपको आना चाहिए। उसके नीचे भी चीज़ें हैं जो कि आप बुक्स वगैरह में पढ़ते रहना, आपको उससे ज़्यादा हमें काम आता भी नहीं है, ठीक है। 5 कार्बन के लिए तो पहले देखो, एक कार्बन अगर कहीं पे रहता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं। ये सारे मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स वर्ड में अगर एक कार्बन रहता है तो आप बोलोगे फॉर्म वर्ड, फॉर्म, ठीक, FORM। 2 कार्बन रहता है तो हम एसिड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 कार्बन अगर यूज़ होता है चेन के अंदर में, 3 कार्बन है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोपियन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूटायर, क्लियर। एंड 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वैलर। तो ये तो एटलीस्ट आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए 5 कार्बन तक के लिए। अब हम सफिक्स पे बात कर लेते हैं। इवन 2 वर्ड और भी है, क्रोटॉन वगैरह भी हम वर्ड यूज़ करेंगे। क्रोटॉन वर्ड भी कई बार ना हम क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनल डिहाइड ऐसे करके भी कॉमन नेम्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बात करेंगे प्रीफिक्स क्या है। पहले इन मेजर ये 5 कार्बन के प्रीफिक्स आपको याद होने चाहिए। 1 कार्बन फॉर्म, 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन प्रोपियन, 4 कार्बन ब्यूटायर, 5 कार्बन वैलर, ठीक है। अब फटाफट मैं सफिक्स का जो टेबल है वो बना रहा हूँ। सफिक्स आप लिख लोगे फटाफट जैसे मैं लिख रहा हूँ, और उसको याद करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो देखो, सफिक्स में अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ अगर मान लो कहीं पे CHO लगा हुआ है तो CHO के लिए हम लोग को बोलना है एल्डिहाइड, क्लियर। कहीं पे लगा है COOH तो हम इसके लगाएंगे इक एसिड, क्लियर। ये कार्बन चेन के साथ में, अगर कार्बन चेन के साथ में COOR लगा हुआ है तो हम बोलेंगे एल्काइल .OATE। बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, एल्काइल OAT। नेक्स्ट, अगर मान लो कि ये एज एन फंक्शनल ग्रुप तो ये पहचानोगे नहीं, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा यूज़ कर देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, बड़ा बेकार सा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड। तो अगर एनहाइड्राइड ग्रुप लगा हुआ है, इट इज़ अ बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसमें लगाते हैं इक एनहाइड्राइड। मैं सारा का एग्जांपल दूंगा अभी आपको, ठीक है। इसमें सारा एग्जांपल मैं आपको एक एक करके दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज COX लगा हुआ है कहीं पे तो हम लोग बोलेंगे YL हैलाइड। YL अलग है और हैलाइड अलग है, मैं अलग ही थोड़ा सा लिख देता हूँ उसको, YL हैलाइड, क्लियर। अगर मान लीजिए कहीं पे लगा हुआ है CONH2, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं अमाइड। अगर कहीं पे लगा हुआ है CN तो इसको हम बोलेंगे O नाइट्राइल, क्लियर। और कहीं पे लगा हुआ है NC तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो नाइट्राइल, ठीक है। अब 2 वर्ड और है, आप देख लीजिए। अगर कहीं पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्राइल ग्रुप, ठीक है। और 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग वर्ड लगाते हैं क्रोटॉन।
तो पहले तो आप देख लो रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स के अंदर में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स, जिसमें फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर, वैलर, एक्राइल और ऐसा अगर हो तो क्रोटॉन वर्ड यूज़ किया जाता है। और रेडिकल इंडिपेंडेंट का जो नेमिंग का जो पैटर्न है दैट इज़ प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। मैंने लिख दिया प्रीफिक्स के अंदर में आप ये यूज़ करोगे, सफिक्स के अंदर में ये यूज़ करना है। ओह सॉरी, जस्ट कैमरा तो इधर मुड़ गया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी, पता नहीं कितना लेक्चर रिकॉर्ड हुआ होगा। चलो देखते हैं ये लेक्चर बर्बाद हुआ या क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं। मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज़ आप ध्यान देंगे तो प्रीफिक्स और सफिक्स पे हम बात कर रहे थे। प्रीफिक्स मीन्स ये और सफिक्स मीन्स ये हो गया, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला है। अब ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड आ गया, जैसे है अपने को CH3CHO, इसका हमें नाम करना है। तो इसका नाम क्या होगा देखो, तो अपने को सबसे पहले प्रीफिक्स पे ध्यान देना है और फिर सफिक्स पे ध्यान देना है। CHO तो अपना सफिक्स बना रहा होगा क्या, एल्डिहाइड, और CH3 इसके लिए प्रीफिक्स एक कार्बन है ना, तो अब क्या नाम दोगे इसका, नहीं अच्छा 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन कैसे, इसके टोटल इसके अंदर में कितने कार्बन हो गए, 2। टोटल कार्बन पे ध्यान दो, टोटल कार्बन कितने हो गए, 2। तो हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, एसिड, तो आप लगा दोगे पहले आगे एसिड। इस CHO ग्रुप के लिए हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, तो लिख दिया एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने इधर पे भी CHO को वहाँ से भी लिखा है और इधर कार्बन भी काउंट कर रहे हो। हमें कंपाउंड में टोटल कार्बन से मतलब है। कोई हो सकता है फंक्शनल रूप में कार्बन आता भी हो, कई फंक्शनल रूप में कार्बन नहीं भी आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हम कार्बन इंक्लूड कर लेंगे फंक्शनल रूप का। इसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। अब मान लो जैसे ऐसे होता है HCHO, एक ही कार्बन का है, इधर पे तो हाइड्रोजन लग गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म वर्ड, क्योंकि एक कार्बन का है, फॉर्म एल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, HCHO। उसी तरीके से मान लीजिए कि COH लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ऊपर में, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आज बड़ा गड़बड़ हो गया इस लेक्चर के अंदर में, कैमरा मुड़ गया है। अब देखते हैं कितना रिकॉर्डिंग हम कर पाए हैं प्रॉपर डायरेक्शन में, बिकॉज ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हुआ होगा, बट आई डोंट नो क्या हुआ है आज के लेक्चर में। चलो ध्यान देते हैं इधर। तो मान लो CH3 है, CH2 है और उसके साथ में लग गया है COOH। एज एन IUPAC तो बड़ा नाम ईजी हो जाएगा इसका, लेकिन कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करते हैं तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप देखो। इक एसिड कितने कार्बन, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोपियन वर्ड, तो हम लिखेंगे प्रोपियन प्लस में इक एसिड, इक एसिड, तो क्या हो गया इसका नाम, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड नहीं है, प्रोपेनोइक एसिड IUPAC, ये है प्रोपियन, प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यही है ना, देखो यहाँ ध्यान, नहीं डबल मैंने लगा दिया, OCH3 ऐसा है। C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, R मीन्स एल्काइल ग्रुप होता है हमेशा। R क्या होता है, ध्यान देंगे, R को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। बार बार लिखना नहीं पड़ता है, बड़ा बड़ा चेन, इसीलिए हम R दिखा देते हैं वहाँ पे। क्लियर। तो अब इस कंपाउंड का अगर हमें नाम करना है तो एकदम सिंपल है। पहले देखो मैंने क्या बोला, इधर पे लिखना है एल्काइल OH, ठीक है। तो एल्काइल कौन सा, ये जो साथ में R लगा रहता है ना, इसको हम लोग एल्काइल बोलते हैं। तो यहाँ पे R क्या है, मिथाइल, तो आप पहले लिख दो मिथाइल, लिख दिया एल्काइल यानी मिथाइल लिख दिया कार्बन का। अब OH, OH मीन्स क्या, कितने कार्बन है यहाँ पे बताओ, 2 है ना, तो 2 के लिए क्या बोलोगे, इथ, तो इथेनोएट। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो हम बोलेंगे इथ एन OH। मतलब यहाँ पे जो डॉट डॉट लिखाया है वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बताना होता है इधर साइड पे, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। क्या बात समझे, वापस से देखो, पहले हमें ये जो लिखा है ना एल्काइल OH बोलने के लिए, तो एल्काइल कौन सा, ये R ग्रुप। तो R ग्रुप यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वो R ग्रुप होता है। तो यहाँ पे मिथाइल है, तो हम लोगों ने बोल दिया मिथाइल। अब इधर पे कार्बन पे ध्यान दिया, 2 हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने इथेन लिखा, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इथेनोएट हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बड़ा प्रिसाइजली चीज़ हम लोगों ने यूज़ किया है, मैंने इथेन नहीं लिखा था, मतलब ANE नहीं लगाया।
क्यों? अगर मुझे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग नहीं करना होता तो मैं पूरा इथेन लिखता, लेकिन जब मुझे पता है आगे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना है, अभी OH लगाना है, तो लास्ट का ई नहीं लगता है। जैसे इथेनोइक एसिड वगैरह जो भी हम IUPAC में भी देखेंगे वहाँ समझाऊंगा आपको, बस समझ जाना कि मैंने यहाँ पे इथेन वर्ड यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था और 2 कार्बन था। क्लियर? चलिए अब यहाँ के मैं एग्जांपल्स हटा रहा हूँ और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आज मेरे मन में डर हो गया इस कैमरे को लेके, मुझे लगता है आज मेरा मेहनत बर्बाद होने वाला है, पता नहीं कितने देर का उधर का रिकॉर्डिंग कर रखा है इसने। चलो ध्यान देंगे इधर वापस से। अब जैसे मैं एक्राइल वर्ड पे क्रोटॉन पे थोड़ा बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ और लगा देते हैं इस बार CO नहीं लगाएंगे, इस पे ही मैं कर देता हूँ। चलिए अभी ऐसा करते हैं ना कि ऐसा कर देते हैं, ये लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ठीक। इधर पे हम लोगों ने CHO ग्रुप, इसको CHO में कन्वर्ट कर दिया। 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड जब लगता है तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्राइल, और CHO के लिए एल्डिहाइड, तो हम लोग लिखेंगे एक्राइल एल्डिहाइड। इसका नाम हो गया कॉमन नेम। उसी तरीके से मान लो ये है C डबल बॉन्ड C, 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड और CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड, तो इसका नाम हम यहाँ से उठाएंगे। प्रीफिक्स क्या है इसका? क्रोटॉन, तो क्रोटॉन और एल्डिहाइड वर्ड एल्डिहाइड, तो क्रोटोनल्डिहाइड हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कॉमन नॉमेनक्लेचर रेडिकल डिपेंडेंट और रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स को करते हैं। तो और भी इसके अंदर में है, चलो मैं एक और एग्जांपल एक एनहाइड्राइड का आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्राइल वर्ड समझ गए, क्रोटॉन वर्ड समझ गए, ब्यूटार। अच्छा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर हम लोग इनको कैसे यूज़ करते हैं? YL हैलाइड मीन्स क्या हो गया? कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देख लो आपने, तो फिर आपको लगेगा सर ने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं। चलो ध्यान देते हैं। अब मान लो जैसे CH3 है और उसके साथ में मैंने जोड़ दिया COCl। क्लियर? तो इसके लिए पहले तो ध्यान दो, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? इथ, ठीक है, मतलब इथेन हो जाएगा ना, और YL लगा के क्या लगाओगे? हैलाइड लगाएंगे, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथेनॉइल, इथेनाइल, और ये क्या हो गया? हैलाइड। 2 कार्बन का था, इथेनाइल हो गया, और हैलाइड कौन सा है? Cl, तो क्या बोलोगे इसको? क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम हो गया। उस तरीके से अगर मान लो ऐसा होता CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये वर्ड क्या है? इथेन, तो इथेन लिखा और लास्ट में क्या लगाना है? अमाइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथेन अमाइड, सॉरी अमाइड नहीं, AMIDE, इथेन अमाइड या फिर इथेनामाइड कह देते हैं इसको हम। तो इस तरीके से इन सफिक्स को और प्रीफिक्स को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं फॉर रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स के लिए। अच्छा एक चीज़ और देख लो आप इसमें, मैं आपको ये बता देता हूँ, एनहाइड्राइड पे मैंने आपको नहीं बताया। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इधर पे 2 कार्बन है, फिर बीच में ऑक्सीजन आ गया है, इधर पे 3 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो? इथेन, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लास्ट में तो हमें क्या लगा देना है अगर ध्यान दोगे तो? एक एनहाइड्राइड। तो इसको कैसे नाम बोलोगे? ये एनहाइड्राइड है ना, तो ध्यान देंगे ये है इथेन, ये है प्रोपेन, तो क्या बोलोगे? इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इथेनोइक, के लास्ट में एक बोलता है ना, एल्काइल ग्रुप का एक लगाना पड़ता है। इथेनोइक, प्रोपैनोइक, नहीं 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हाँ ठीक है, एल्काइल वर्ड यूज़ करना है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, मुझे ध्यान देने दो भाई। यहाँ पे हमें ये तो फिर IUPAC नेमिंग हो जाएगा ना, इथेनोइक प्रोपेनोइक नहीं बोलना चाहिए मुझे। यहाँ पे नाम होगा इसका 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एसिटिक, ठीक है।
3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से बोलना है, ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाता है कई बार। मैंने भी क्या गलती किया था, इथेन मिथेन बोल रहा था, तो यहाँ पे वो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सही नाम किया है कि नहीं, यहाँ पे हमारा हो गया 2 कार्बन है ना, तो देखो ये भी गलती हो गया है। शिट, आज का क्लास ही मेरा बेकार हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है यार, तुम तो अपने हो और चीज़ें हम कर रहे हैं तो थोड़ा सीख लो। 2 कार्बन था तो हम लोग 2 कार्बन के लिए वर्ड हम ये सब थोड़ी यूज़ करते हैं। अभी तो हम लोगों ने बात किया था ना, यहाँ पे क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं 2 कार्बन के लिए, एसिड ना, तो एसिड लिखा और फिर इसके लिए क्या बोलते थे, अमाइड। अमाइड, तो दिस इज़ नॉट इथेनामाइड, दिस इज़ एसिटामाइड। देखो भाई, आज की क्लास में कुछ गलती तो हुई है, लेकिन हाँ सुधार लेते हैं इसको। यहीं पे गलती क्या हो गया था, हम लोगों ने इथेन मिथेन प्रोपेन बोलना स्टार्ट किया था, लेकिन नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फॉर्म एसिड प्रोपियन, तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन बोलोगे। यहाँ पे भी देखो गड़बड़ दिख रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड और उसके बाद में आइल हैलाइड, तो एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये जो चीज़ मैंने किया है ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, कॉमन नेम्स का। यही मतलब मेजर आपको यही चीज़ आना चाहिए। हम लोग कब एन वर्ड यूज़ करें, कब हम आइसो वर्ड यूज़ करें, कब नियो वर्ड यूज़ करें, कब सेकेंडरी बोले और कब टर्शरी बोलें, ध्यान देंगे। अच्छा क्लास, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आज का क्लास सच में बर्बाद हो गया है, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मुझे बोलोगे, वापस से मैं इस लेक्चर को क्रिएट कर दूंगा। अभी तो मैं कर रहा हूँ, सो मुझे लग रहा है कि देखते हैं क्या होगा। अगर फीडबैक अगर अच्छा नहीं होता है इस वीडियो पे, तो आई विल डिलीट दिस वीडियो और इस पर एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे कॉमन नेम्स को लेके। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि कॉमन नेम्स के अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शरी वर्ड। कब कौन सा वर्ड यूज़ करना है। एन मीन्स होता है नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि नॉर्मल एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बोला, तो एन ब्यूटेन मतलब क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब ब्यूटेन क्या होता है, C4H10। आप एल्केन के फॉर्मूला से आप देखोगे तो C4H10 हुआ। तो अगर आपने ऐसे बना दिया ना, CH3 CH2 CH2 CH3, तो दिस इज़ नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम ब्यूटेन है लेकिन एन ब्यूटेन बोलेंगे। अब ऐसा क्यों करना है सर, क्यों, देखो हम सिर्फ ब्यूटेन यानी हम जो 4 कार्बन का एल्केन है वो सिर्फ ऐसा ही नहीं बना सकते हैं, और भी तरीका है बनाने का ब्यूटेन। कैसे भाई, देखो CH3 CH CH3 CH3, ये भी तो 4 कार्बन का एल्केन है। सेम फार्मूला अगर आप काउंट करोगे तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो जब एक ही फार्मूले से मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनने लग जाते हैं ना, तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी। मतलब हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम ब्यूटेन में भी कौन सा ब्यूटेन बना रहे हैं कॉमन नेम्स के अंदर में। IUPAC नहीं है, अभी भी कन्फ्यूज़न मत करना, आज का पूरा लेक्चर ही कॉमन नेम्स के ऊपर में है। तो हमें पता करना हो कि सर कब यूज़ करना है, तो जस्ट एक ही चीज़ ध्यान दो कि अगर आपका फॉर्मूला जो दिया गया है उससे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उसमें आप ध्यान दोगे हम वर्ड यूज़ करते हैं एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लियर। अब देखो एन और आइसो तो चलिए 4 कार्बन तक लग जाता है, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी भी हम यूज़ कर पाएंगे। लेकिन नियो वर्ड जो है ना, नियो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन। अगर 5 कार्बन का कंपाउंड नहीं है तो नियो वर्ड यूज़ नहीं होता है। क्लियर। अब ध्यान देते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ आइसो वर्ड कब यूज़ करना है, फिर इनके नेमिंग पे भी जाएंगे। क्लियर। चलो, मैंने जस्ट यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि एक ही फॉर्मूले से हमने 2 कंपाउंड बना दिए, तो हमें अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये ब्यूटेन कि ये वाला ब्यूटेन। तो उसमें हम लोग आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। चलो आते हैं उसके ऊपर अभी। अब ध्यान से सुन लो, हम आइसो वर्ड, एन तो समझ में आ गया, नॉर्मल स्ट्रेट चेन रहेगा, कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। एन नॉर्मल मतलब नो ब्रांचिंग। किसी भी कंपाउंड में अगर आप नो ब्रांचिंग करते हो तो नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। आइसो वर्ड यूज़ कब करना है, देखो आइसो हम दोनों चीज़ के लिए वर्ड यूज़ के लिए करते हैं, मतलब रेडिकल के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम एल्केन के लिए भी यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक है, तो रेडिकल में क्या, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन हैज़ 1 मिथाइल ग्रुप,
अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आपको एक मिथाइल ग्रुप दिखता है रेडिकल के केस में, तो आप आइसो वर्ड यूज़ कर देना। और अगर एल्केन देख रहे हो तो एल्केन में आप बोलोगे सेकंड कार्बन पे सेकंड कार्बन हैज़ वन मिथाइल ग्रुप। जैसे चलो एग्जाम्पल की बात करेंगे थोड़ी देर में। न्यू वर्ड कब यूज़ करना है, अगेन रेडिकल के केस में ही बोलोगे आप और एल्केन के भी केस में बोलोगे। एग्जाम्पल से बात करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। रेडिकल, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन हैज़ 2 मिथाइल ग्रुप्स, तब वर्ड यूज़ करते हो क्या कहेंगे उसको हम, न्यू वर्ड लगाएंगे। या फिर एल्केन अगर है वो तो हम देखेंगे सेकेंड कार्बन हैज़ क्या 2 मिथाइल ग्रुप्स। क्लियर, ये ध्यान देते हैं। मान लीजिए मैं एक आपके सामने रेडिकल बना रहा हूँ, 5 कार्बन का रेडिकल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो 5 कार्बन का एल्केन मैं एक बना देता हूँ, CH3। अच्छा, ये अगर आप बात समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊँ क्या, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, C5H12 लूँगा और उससे अलग अलग रेडिकल्स आपको बना के उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये अब पहले तो नोट कर लो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ। नोट कर लो फटाफट, इसको पॉज करो, आप इसको नोट करो। चलो, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं भी, मुझे लग रहा है इसका लेक्चर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आई डोंट नो कि अब आपको कैसा लग रहा है। एक फार्मूला मुझे दिया गया है, एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, एक फार्मूला दिया गया है C5H12। तो पहले आप इसको पता करो कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। मुझे साफ दिख रहा है CnH2n+2 पे है, यानी एक एल्केन बनना है। अब इससे कौन कौन से एल्केन बन सकते हैं, मतलब कौन कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो मुझे दिख रहा है कि मैं चाहूँ CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, एक नॉर्मल ऐसे ही एल्केन बना दूंगा 5 कार्बन का। दूसरा एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ मैं, कैसा, एक ब्रांचिंग कर दूँ CH2, CH और CH3, ठीक है। एक ब्रांचिंग यहाँ पे कर दिया, बन सकता ना ये, देखो ये भी एल्केन है। अगर आप काउंट करके देखोगे तो 5 कार्बन, 3 2 5, 6 7 8 9 10 11 12, ये भी एल्केन बन सकता है। और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऐसा 3 कार्बन करके 2 ब्रांचिंग कर देते हैं, ऐसा। तो देखो सेम फॉर्मूला से 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया। अब ये सारे के सारे ना एल्केन हैं। तो अब आप याद करो, मैंने एल्केन में जब एल्केन अलग अलग हो जाता है तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, आइसो और नियो को। मैंने क्या बोला था, अगर विदाउट ब्रांचिंग होगा तो ये तो पेंटेन तो कहलाएगा ही, तो आप इसको सीधा सीधा क्या बोलोगे, एन पेंटेन बोल दोगे। क्लियर, 5 कार्बन का है तो पेंटेन बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर पेंटेन मेंटेन तो IUPAC नेमिंग है। कॉमन नॉमेनक्लेचर में अगर उसी IUPAC जो बोलते हैं ना उसके अगर एन आइसो लग जाता है तो कॉमन नॉमेनक्लेचर काउंट हो जाता है। चलो यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा सर, मैंने क्या बोला, एल्केन में अगर सेकंड कार्बन पे, एल्केन में सेकंड लास्ट नहीं, सेकंड कार्बन पे, तो अब सेकंड कार्बन इधर से देखे कि इधर से, जिधर से पास पड़े, कौन, साइड चेन, यानी एक मिथाइल ग्रुप, जिधर से पास पड़े उधर से काउंट करना है। तो इधर से 3 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे है, तो मैं इधर ही से काउंट करूंगा। तो सेकंड कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, अगर उस पर एक मिथाइल ग्रुप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब क्या वर्ड यूज़ करते हैं एल्केन में, आइसो वर्ड। तो दिस इज आइसोपेंटेन। क्लियर। अच्छा, अब अगर सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो तो इधर से भी चलोगे तो सेकंड आएगा ये, इधर से भी चलोगे तो सेकंड, तो अब किधर से भी चल लो। सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, 2 मिथाइल्स हो गए ना, तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नियो। तो दिस इज नियोपेंटेन। था तो पेंटेन, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला तो पेंटेन ही है, पेंटेन ही तो है 5 कार्बन का। तो अगर पेंटेन का अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा है तो हम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर बात है। तो ये तो जस्ट मैंने एल्केन का कॉमन नॉमेनक्लेचर बता दिया, एन, आइसो और नियो करके। अगर इसके मैं रेडिकल्स बनाऊं, मतलब हाइड्रोजन रिमूव करूं, तो उन रेडिकल्स का भी नाम होगा। ध्यान देते हैं कैसे, इसमें रेडिकल्स सेकेंडरी भी बनेंगे, टर्शरी भी बनेंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब पेंटेन है, इसमें अपने को मान लो मैं ये 2 स्ट्रक्चर्स, चलो थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि इनके और ये लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है। चलो
अब रेडिकल बनाना है तो हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो मैं हाइड्रोजन इधर से रिमूव करूँ, इधर से रिमूव करूँ, सेम बात ही होगा कि दोनों कार्बन सेम है ना, एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इससे रिमूव करूँ, इससे रिमूव करूँ, सेम बात, और इससे एक अलग बनेगा। यानी 3 तरीके का रेडिकल बन सकता है। तो इससे मैं तीनों रेडिकल जो बन रहा है वो बनाता हूँ। पहला रेडिकल जो बनेगा वो होगा CH3 CH2 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 डैश, इधर से मतलब एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया। दूसरा रेडिकल कैसा बनेगा, मैं अब 2 डिग्री से हटाऊंगा, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ से बॉन्ड खाली किया, ये हो गया CH3। क्लियर। एंड एक और रेडिकल बन सकता है CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, CH2 CH3। अब ध्यान देना, ये पेंटेन था ना, तो इसका रेडिकल का नाम क्या होगा, पेंटाइल होगा ना। अब पेंटाइल भी 3 तरीके के हो गए इसमें, यहाँ से रिमूव किया तो कुछ अलग पेंटाइल, यहाँ से रिमूव किया तो अलग पेंटाइल, यहाँ से रिमूव किया तो अलग पेंटाइल। नंबरिंग किधर से करते हैं सर, जिधर से रेडिकल पास पड़ता है। क्लियर। चलो, तो ये वाला जो रेडिकल है, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग दिख रहा है, नहीं ना, तो नहीं ब्रांचिंग दिखता है तो इसका नाम हो गया एन पेंटाइल। क्लियर है। इसका जो कॉमन नेम होगा रेडिकल का, दैट इज एन पेंटाइल। इसका नाम क्या बोले, देखो इसमें ना लगने वाला है आइसो, ना इसमें लगने वाला है नियो। क्यों सर, देखो कॉन्सेप्ट क्या आइसो नियो का, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ से चलोगे ना तो ये सेकंड, इधर पे इधर जाओगे तो कोई सेकंड लास्ट कार्बन का कॉन्सेप्ट नहीं, और कोई भी ब्रांचिंग है ही नहीं मिथाइल को लेकर। ठीक है, तो यही फर्स्ट कार्बन हो गया। फर्स्ट कार्बन ये है, और फर्स्ट कार्बन देखो, जैसे ये फर्स्ट कार्बन हो गया तो इधर हम इधर जाएंगे सेकंड कार्बन के लिए, या फिर हम इस साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इधर पे जाते हैं तो यहीं पे सेकंड, मतलब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। या तो इधर जाओगे तो सेकंड कार्बन पे, जैसे ये सेकंड कार्बन हो गया ना, तो इसके ऊपर में कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब ये ब्रांचिंग बोलोगे तो इथाइल ब्रांचिंग जैसा हो गया ना, तो यहाँ पे आइसो और नियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर इसका नाम क्या होगा फिर, तो इसका नाम हमें देखना पड़ेगा कौन से डिग्री ऑफ कार्बन से रेडिकल बनाया गया है। तो कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन है ये कार्बन का डिग्री अगर आप देखोगे तो 2 डिग्री है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो ये 2 डिग्री है। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल, कॉमन नेम। अब ये है, ये भी अगर ध्यान दोगे तो इसमें भी आइसो नियो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका भी नाम होगा सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक में कोई भी 2 कंपाउंड का नाम सेम नहीं हो सकता है, तो ये भी सेकेंडरी पेंटाइल और ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, क्या ये लग रहा है कि अनसिमेट्रिकल है, अनबैलेंस्ड है, एक तरफ ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो रेडिकल बनाया गया है एक तरफ एक ही कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम है ये देखना, अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। और दूसरा कौन सा है, ये बीच बीच से है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी हम वर्ड यूज़ कर देते हैं कॉमन नेम्स के अंदर में। तो इससे पेंटेन से पेंटाइल बना, और कौन कौन सा पेंटाइल, एन पेंटाइल, अनसिमेट्रिकली सेकेंडरी पेंटाइल, और सिमेट्रिकली यानी सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर, मतलब इससे हम लोगों ने पेंटेन से बना के एन पेंटेन से ये जो रेडिकल्स बनने थे उनका नाम देख लिया, ये सारे कॉमन नॉमेनक्लेचर हैं। अब आइसोपेंटेन का कॉन्सेप्ट देखो, आइसोपेंटेन है, इससे भी रेडिकल बनाना है, तो अब आइसोपेंटेन से रेडिकल कहाँ से बनाया जा सकता है, देखो इस कार्बन से हटा सकते हैं, इस कार्बन से हटा सकते हैं, इस कार्बन से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। सारा नॉमेनक्लेचर अपने को पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आइसो वाला वर्ड सीख लेते हैं, कहाँ यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 2 ही रेडिकल बनाऊंगा जो कि अपने को जानना है, बाकी और नेम भी हो सकता है, चाहे तो हम लोग इसको अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल करके कॉमन नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, लेकिन कॉमन पे ज़्यादा उतना फोकस करने की नीड है ही नहीं। 2 यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कौन सा, एक ध्यान देते हैं। अगर मान लो मैंने इस कार्बन से रेडिकल हटाया, मतलब हाइड्रोजन हटाया, तो CH3 CH2 CH CH3 और CH2, यहाँ से ऐसा एक रेडिकल ऐसा बनेगा, और एक हम हटा देते हैं इस वाले कार्बन से, यानी थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ, यहाँ देखो CH3 CH2 C, ये रेडिकल यहाँ बना दिया, CH3 और CH3। क्लियर। तो और भी रेडिकल बन सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हो, 2 डिग्री से भी करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हट सकता है, लेकिन अपने को 2 ही जानना है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर लेने का नहीं है कि सर कॉमन नॉमेनक्लेचर या तो आपने इसको बताया नहीं, इसको बताया नहीं, तो मॉड्यूल देख लो, कहीं पे क्वेश्चन दिखने वाला ऐसा।
कॉमन नेम्स पे तो ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ये जस्ट है कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने बात किया था रेडिकल में आइसो और नियो का वर्ड यूज़ करना है। आइसो वर्ड यूज़ तब करते हैं जब रेडिकल के केस में सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या हो, एक मिथाइल ग्रुप हो। तो अभी तक देखो मैंने आइसो कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि तो स्ट्रेट चेन था। अब देखो जहाँ से रेडिकल बनता है वहीं से हम लोग काउंटिंग चालू करते हैं। तो रेडिकल यहाँ बनाया था ना, यहीं से हाइड्रोजन रिमूव किया था, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया। तो सेकंड कार्बन पे हम क्या देख रहे हैं, अच्छा मुझे इधर से रिमूव करना चाहिए, नहीं नहीं गलत है, वापस से देखो, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो इधर से रिमूव करना पड़ेगा। CH2 CH2 CH CH3 और CH3। तो ध्यान देना, वापस से चेंज किया है, इस कार्बन से हम लोगों ने हटा रखा है। अब यहाँ से भी हटा सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो मैंने बोला ना आइसो वाला जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो कब क्या लगाएंगे, ध्यान देंगे इधर। हमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखना है कि एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये रहा फर्स्ट कार्बन, जहाँ से रेडिकल बनाया है वहीं से नंबरिंग करो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन इज द लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन ये हुआ ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखो एक मिथाइल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे वर्ड लगा देंगे आइसो। पेंटेन से क्या बनता है, पेंटाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल। तो आइसो पेंटाइल ऐसा होगा। अरे यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा होता तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड बोल देते हैं। इसका नाम क्या होगा, ये नियो का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नियो लगाना हो, देखो क्या बोला था नियो के लिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो दो मिथाइल, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो सेकेंड लास्ट कार्बन ये हुआ, इस पर कोई मिथाइल नहीं है। अब या तो इधर चल लो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, तो ये तो लास्ट, सेकेंड कार्बन तो लास्ट हो गया ना इधर पे, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल होना चाहिए था, जबकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल यहाँ है और एक इथाइल हो गया है, तो यहाँ पे भी नियो नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे फिर किस बेसिस पे करें, तो वही बेसिस लगाना है जो पहले हम लोगों ने इधर पे एन वाले केस में लगाया है। हम डिग्री ऑफ कार्बन पे चले जाएंगे, किस डिग्री ऑफ कार्बन से यहाँ पे रिमूव किया गया है, ये कौन सी डिग्री का कार्बन है, ये वाला, इधर कार्बन कनेक्टेड, इधर कार्बन कनेक्टेड, इधर कार्बन कनेक्टेड, 3 डिग्री, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा टर्शरी पेंटाइल। क्लियर, तो इसको देख लो भाई, क्योंकि ये कॉमन नॉमेनक्लेचर है, ये बार बार बड़ा कन्फ्यूजन करेगा। पेंटाइल तो सभी पेंटेन से बनेगा। पेंटेन का दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने सामने लिखा हुआ है, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन। तो एन पेंटेन से 3 तरीके का पेंटाइल बन सकता है। एन पेंटाइल अगर कोई भी ब्रांचिंग ना हो, सेकेंडरी पेंटाइल अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा रहे हो, ठीक है, यानी 2 डिग्री कार्बन से, और सेकेंडरी पेंटाइल अगेन बना है आपने, फिर यहाँ पे जो कार्बन का डिग्री है 2 डिग्री है, यहाँ पे भी कौन सा है 2 डिग्री है, तो सेकेंडरी वर्ड यूज़ किया। लेकिन ये अनबैलेंस है, एक तरफ खाली एक कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो इसीलिए इसको अनसिमेट्रिकल बोल दिया, और दोनों तरफ सेम कार्बन है तो इसको हम लोगों ने सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल बोल दिया। आइसोपेंटेन के साथ में अपने को 2 तरीके का रेड और भी बन सकता है, मैंने क्या बोला और भी बन सकता है, लेकिन अपने को 2 ही जानना है, यही, क्योंकि आइसो और टर्शरी वर्ड। मैंने देखो यहाँ पे 5 लिखा था, एन बता दिया, आइसो बता दिया, नियो अभी इसके बाद बताऊंगा, सेकेंडरी टर्शरी, देखो सेकेंडरी यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ कर चुके हैं, टर्शरी ये रहा, तो ये हो गया टर्शरी पेंटाइल। क्लियर। अच्छा, लास्ट बात कर लेते हैं कि एक और स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था पेंटेन का, वो था कुछ ऐसा, ध्यान देंगे इधर, कैमरा हिलना मत भाई। एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था पेंटेन का, CH3 C CH3 CH3 और CH3, ये भी एक पेंटेन का स्ट्रक्चर था ना। तो यहाँ पे से हमें हाइड्रोजन रिमूव करना, अपने पास में एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन क्या है कि हम, मतलब हाइड्रोजन तो यही है ना टर्मिनल कार्बन्स के पास में, तो किसी से भी एक हटा लो। तो चलो यहीं से एक रेडिकल बना लेते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं, कैसा बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 डैश। इसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे नियो। कब नियो वर्ड यूज़ होता है, जब मैंने बोला था कि सेकेंड रेडिकल के केस में क्या बोला था, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, रेडिकल से ही नंबरिंग करना है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन यही हुआ ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे नियो। तो दिस इज नियो, और 5 कार्बन से यानी पेंटाइल है, तो दिस इज नियो पेंटाइल। तो देखो भाई, मुझे जितना कॉमन नॉमेनक्लेचर आता था एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने जितना बताया हुआ है, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन दिखता है, कन्फ्यूजन होता है, तो जस्ट आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करो, ग्रुप के अंदर में भी, और मैं उसका डिस्कशन बॉक्स भी ओपन कर रहा हूँ, ताकि आपको इमेजेस और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है, आप जस्ट वहाँ पर पूछोगे। क्लियर। तो आपका जो कॉमन नॉमेनक्लेचर मुझे कवर करना था, मैंने पूरा कवर कर दिया है कॉमन नॉमेनक्लेचर। मुझे लगता नहीं है कुछ छूट रहा है। स्टिल आज का लेक्चर थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, कैमरा हमारा मुड़ गया था इधर पे,
देखते हैं, अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर को वापस से चाहिए, ठीक नहीं हुआ है, तो मैं इस लेक्चर को वापस से रिकॉर्ड करूंगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं, आपने आवाज़ सुनना है और बोर्ड पे देखा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस लेक्चर को ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आपको एक दो कोई कॉमन नॉमेनक्लेचर दिख गया ऐसे एन, आइसो, नियो और वो रेडिकल डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इसके अलावा कुछ भी, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ लो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे कॉमन नॉमेनक्लेचर मैंने ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा आपके साथ में डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर और IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेकर। तो IUPAC तो अभी अपने को 3 क्लास में पढ़ना है, तो कल हम डेराइव कंप्लीट करेंगे और IUPAC का थोड़ा सा में भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे रूल्स की, हम किस तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर में कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो क्लास चलिए, लेक्चर आई गेस थोड़ा लंबा हो ही गया होगा, 1 घंटे के अप्रॉक्स लेक्चर चला है और जो भी है ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन नीट एंड जेईई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।